नमस्कार, मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जश्न-ए-इज़हार। जश्न-ए-इज़हार में आपका स्वागत है। आज बहुत ही खास मेहमान हमारे बीच जुड़े हुए हैं। दिव्य भाई बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए और एक हमारी बातचीत खराब हो गई थी तो हाँ, हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं हो हाँ, पाई सही बिल्कुल, से, बिल्कुल। तो उसकी आज भरपाई कर नहीं लेंगे हम रिकॉर्डिंग लोग आज। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एक एक रिकॉर्डिंग जो हुई थी वो किसी वजह से हुँ, पब्लिश नहीं हो पाई थी। रिकॉर्डिंग पब्लिश पूरी हो नहीं चुकी पाया। थी। जी, हाँ जी, जी, हाँ। और अभी वैसे भी अभी नीलोत्पल भाई अभी आने वाले हैं तो उनका हम जी, वो भी बीच में जॉइन कर लेंगे अपन लोगों को। तब तक हम शुरुआत करते हैं अपनी और जी। मैं कहूँगा कि बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप दोबारा आए, आपने इस मोहब्बत से हमें नवाज़ा इसके लिए। और तो बहुत यहीं पे धन्यवाद। एक बात मेरे ज़हन में आती है आपकी हाल ही में एक पुस्तक आई थी देव भाई इब्न बतूती, जो जी, मतलब एकदम फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम और मीडिया पर धमाल मचाए हुए है। आए दिन पोस्ट उसके आ रहे हैं और लोग शेयर कर रहे हैं, लोग किताब खरीदते हैं, उसको शेयर करते हैं। इब्न जी। बतूता पढ़ा था। हुँ। इब्न बतूता पढ़ा था। इब्न बतूती क्या है? ये आप हमें बताइए। तो इब्ने बतूता हम सब लोगों ने बचपन में जो ट्रैवलर थे वो पढ़ा था और उनके ऐसा मानते हैं ना कि जैसे वो बहुत आए ट्रैवलर थे, बहुत जगह पहुँचे और हुँ, दुनिया घूमे। तो इस कहानी में कैरेक्टर ऐसा था जो शालू अवस्थी जो माता जी का कैरेक्टर है, तो वो हुँ, यंग जब होती हैं तो उसके पैर में ना जैसे कुछ लोगों के पैर में चक्कर लगा रहता है, वो लोग रुकते नहीं एक जगह, कि आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों कहीं और है, मतलब वो धूल उड़ाते हुए भागते रहते हैं। तो अब हुँ, इब्ने हुँ, बतूता का जो सही उर्दू में शब्द था, वो बिन्ते बतूती होता, है ना? जो गलत हो जाता मतलब हुँ, जो सही शब्द था, अगर मैं टेक्निकली हुँ, हुँ, ग्रामेटिकल उसके हिसाब से जाऊँ। लेकिन इब्ने हुँ, बतूती शब्द में ना जो जैसे मोगैम्बो का जो साउंड है ना, वो साउंड ही अच्छा लगता है। अब मोगैम्बो का कोई मतलब थोड़ी ना सही होता है। तो सही बात मुझे है। लगा कि अब ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होना है, मुझे पहले से पता थी बात। जैसे मुझे कई लोगों ने बाद में हुँ, बताया कि अरे ये तो बिन्ते बतूती है। मैंने कहा नाम की वजह से नहीं है। वो जैसे कोई प्यार से किसी को कुछ भी बोलता है ना, जैसे हर जो कॉलेज के ग्रुप होते हैं, तो किसी न किसी एक दोस्त का नाम कच्छा होता है ना? चाहे कहीं का कोई ग्रुप हो। सही है, तो सही है। तो मैंने कहा कि नहीं अब वो आप ये उसको ग्रामेटिकली करेक्ट तो मैंने वो इब्ने बतूती और खास करके उन भावनाओं, उन शब्दों के लिए जो कई सारे जैसे हर परिवार में एक नए शब्द होते हैं ना जो नीलोत्पल का स्वागत है। पहले तो बाबा ये नीलोत्पल भाई बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अरे आप लोग एकदम टाइमली शुरू है, एकदम गहरे डूब गए हैं 2 मिनट में। आप नहीं आते तो डूब ही जाते। हाँ, हैं? एकदम आप नहीं जय आते हो तो जय डूब हो। जाते। अब तो उबर उबर जाएँगे अब तो। नहीं, नहीं और स्वागत है कैसे हैं आप? नीलोत्पल का। सब बढ़िया बढ़िया राहुल जी। हाँ बाबा, ये बस लाइव बढ़िया चल रहा है बाबा। क्या? हाँ लाइव जी। एकदम है। लाइव, एकदम लाइव। तो ये ऐसे ही है जैसे नीलोत्पल की जो एंट्री है हम लोग जब एमबीए कॉलेज में थे जब प्रेजेंटेशन चल रही होती थी तो हर किसी को जो टीम में होता था एक एक स्लाइड मिलती थी तो अब एक बार अच्छा। जैसे और उसमें से एक आदमी बनाता था और चार लोग उस पर प्रेजेंटेशन आके देते थे तो जो चौथा हुँ, आदमी होता था कई बार मैं तो जैसे मेरे आगे केवल थैंक यू की स्लाइड बचती थी लेकिन फिर भी मैं पूरा संभाल हुँ। लेता था समराइज करके तो बाबा का वैसे ही है कि जो इससे पहले बातचीत चल रही थी नीलोत्पल उसको आके अगली वॉल पे आके छक्का मारेंगे तो वैसे ही हम लोग अरे कई जगह साथ में मुझे लगता है सबसे ज्यादा लाइव मैंने नीलोत्पल के साथ ही किए हैं मतलब लिट फेस्ट में भी हम लोग कितने सेशन साथ में किए हैं हम ही लोग के हुँ। सबसे ज्यादा होंगे आपस में वैसे बिल्कुल तो बिल्कुल बढ़िया है बिल्कुल। बढ़िया है जय हो। बताया चलिए तो ये राहुल वो सौभाग्य सवाल है आपके। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इब्न तो इसके बतूती बाद पे अब थे नए हम। हाँ तो बस वही था कि ऐसे जो अनकहे शब्द रह जाते हैं और हर परिवार का एक शब्द होता है ना जो उसी परिवार का होता है तो हुँ। उसी को ही उसका जो एक शब्द नया बनाना था तो वो इब्ने बतूती बस दे दिया गया ना उसमें कोई खास ऐसी बात नहीं थी कि कोई तो बस ये कि साउंड अच्छा कर रहा था तो मैंने बस रख दिया ऐसा वो जैसे मैं और कंटेंट थोड़ा नीलोत्पल एक दूसरे डिफरेंट को था वो। बाबा ही हाँ। बुलाते हैं हाँ तो जैसे हुँ। हम और नीलोत्पल बाबा बुलाते हैं एक दूसरे को भले नाम पता है हमें और सब कुछ है लेकिन एक वो परंपरा चली आ रही है हम लोगों की बाबा बुलाने की तो वो बाबा शब्द अपने आप में दुलार भी है प्यार भी है क्लोजनेस भी है दोस्ती भी है उम्मीद भी है सब कुछ है यारी का सिग्नेचर है वो। यारी जी का जी सिग्नेचर स्टाइल। जी जैसे जी जी नीलोत्पल भाई वो जो गमछा डालते हैं ना, वो आपका सिग्नेचर स्टाइल है वो आपका। जिसके बिल्कुल वही। अरे जी। हिंदी हिंदी के लेखकों को उसमें भी युवाओं को स्टाइल स्टाइल जैसे शब्द का इस्तेमाल करिएगा तो 10 आदमी और खारिज कर देगा हम लोग को। अरे यार ये लोग तो हम लोग को बात करना है कि हम लोग कितना मनहूस दिख सकते हैं, कितना क्या बात है! डूब के लिखते हैं, मतलब कितना डूब के लिखते हैं। सही है, बड़ा मुख्य सही है, धारा में सही आने का है। बड़ा अपना संघर्ष है राहुल जी, बड़ा वो तो है। जी। पहले मैं चलिए कुर्सी में जो बैठता हम था लाइव करने, अब मैं हुँ, पॉलिथी मार के बैठता हूँ। अब हिंदी में नहीं थोड़ा प्रवेश आराम से ज्यादा बैठिए।
अब थोड़ा मैं ज्यादा हिंदी हो रहा हूँ, अब मैं मुख्य धारा के करीब पॉलिसी मार सकता हूँ, और जिस दिन मैं एक टांग पर बात करने लगूंगा मुख्य धारा का लेखक हो जाऊंगा। नहीं बिल्कुल, देखिए मेरा क्या है ना, मेरा रोल कम रहेगा। असल में अक्सर जानना आपके बारे में है, दर्शकों को आपके बारे में जानना है। हालांकि सब आपसे वाकिफ हैं, देव भाई से भी, आपसे भी, लेकिन फिर भी तो मैं चाहूंगा, आपके पास एक सवाल मेरा ये है कि आपको एक साहित्य अकेडमी का जो अवार्ड मिला आपको आपकी डार्क हॉर्स के लिए, जो डार्क हॉर्स था, इसका नामांकन कैसे हुआ, कैसे आपके जहन में ये शब्द आया, और आपने इस किताब को कैसे स्टार्ट किया, कैसे इसकी नींव पड़ी? नहीं, अगर वो नाम अगर जहन में नहीं आएगा तो पूरा किताब जो है उसकी जमीन खिसक जाएगी। इस नाम के जहन में आने के कारण, नाम का भी नहीं, इस अर्थ के जहन में आने के कारण वो किताब रची गई है। भाई कोई हम आप या कोई भी व्यक्ति हो, सब में एक छिपी हुई संभावना है। हर बीज में एक वटवृक्ष पलता है, तो वो वटवृक्ष किसमें है, वो किसी में भी हो सकता है। बात को दर्शाने के लिए मुझे वो किताब लिखनी थी कि हर व्यक्ति साधारण सा दिखता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, वो विद्यार्थी हो या वो खिलाड़ी हो, वो गायक भी हो सकता है, वो कलाकार हो सकता है। उसका एक जो आप प्रथम दृष्टया जब उसको आप देखते हैं तो आपको लगता है भाई ये साधारण सा कोई व्यक्ति होगा, लेकिन कौन सा साधारण व्यक्ति कल कुछ असाधारण कर जाए। इसलिए हर व्यक्ति जो हमारे सामने से निकल रहा है वो एक डार्क हॉर्स है। तो इस सेंस में अगर वो नाम जहन में नहीं आता तो काफी चीजें वो जमीन ही खिसक जाती फिर उपन्यास, इसलिए डार्क हॉर्स। तो नीलोत्पल, एक सवाल मैं इसमें आपसे करना चाहता हूँ कि जैसे आपने एक अंग्रेजी नाम रखा, एक हिंदी किताब का, आपको ये डर नहीं लगा कि आपको इस बात के लिए घेर लिया जाएगा किसी चौराहे पे? आप तो तब दिल्ली में भी रहते थे, और दिल्ली तो जगह भी ऐसी है। असल में मुझे लग रहा था कि पिछले 20 साल से हिंदी जगत सोया हुआ है, तो मुझे इस कारण से भी थोड़ा डर कम लग रहा था कि ये लोग जगेंगे तब तो मुझे पकड़ेंगे, है ना। और है ना, तो मुझे लगा सोया हुआ है, और मुझे जो हिंदी साहित्य की खर्राटे आवाज सुनाई पड़ रही थी, घों घों घों, घर घर। ये जो घर घर की आवाज आई, इसने मुझे साहस दिया कि तुम लिख लिख के निकल जाओ, ये लोग तो सोए हुए लोग हैं, ये जगेंगे तब तुमसे बहस करेंगे। लेकिन इससे हुआ ये कि ये जो घोड़ा जब टक 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 करता हुआ साहित्य अकेडमी के हाथे की तरफ से निकला, तो इसकी ताप ने जो है ना कुछ जगा दिया लोगों को, और जब जगा दिया तो अचक्के में एक अच्छा काम हो गया। तो अच्छा काम हो गया कि अब लोग जग गए। अब कुछ लोग घोड़ा को ढेला मारते हैं, कुछ लोग टिकोला झड़ा देते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसका चना ले लो, कुछ लोग कहते हैं इसकी लगाम काट दो, कुछ लोग कहते हैं तो लंगड़ा है। तो अब कुछ भी करने के बहाने लोग जग गए हैं। तो एक लेखक जगाने ही तो आता है। अब इससे अच्छी बात क्या है कि आपने अपनी पिछली पीढ़ी को, अपने आसपास के लिखने और लिख के मिटा देने वालों को, दूसरों का मिटा देने वालों को, सबको जगा दिया। तो मुझे लगता है कि इस घोड़े ने अपना काम कर दिया, और ये अंग्रेजी में नाम होना इस काम आ गया, मुझे लगता है। क्या बात है, हिंदी के लेखक ने किताब का नाम रखा अंग्रेजी में। बहुत अच्छा। नहीं, मुझे बस मैं एक छोटी सी चीज जोड़ दूं कि मुझे बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि उससे पहले, जब डार्क हॉर्स से पहले वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई जब मेरी किताब आई थी, उसका जवाब देते देते मैं थक चुका था कि ये क्यों नाम अंग्रेजी में रखा गया है। और कई लोगों ने बहुत सुनाया मेरे को बुक फेयर में पकड़ पकड़ के। तो अब कम से कम 2 लोग हो गए थे कि मैंने कहा जो है कि नीलोत्पल से पूछ लीजिए आप कि क्यों नाम अंग्रेजी में रखा, जब भी मुझे बोला जाता था। तो खैर, अगला सवाल करें आप। नहीं, अगर राहुल जी अगर आप ये जवाब जानना चाहते हैं, हालांकि मैंने दिव्य भाई के जो सवाल थे उसका जवाब दिया, अभी मैंने उसका जवाब नहीं दिया कि अंग्रेजी में क्यों रखा। असल में कुछ चीजें ऐसी होती है ना, इसका विकल्प ढूंढने में ना अर्थ हल्का हो जाता है। आप अगर हिंदी के कुछ शब्द से ले, जैसे मैं योग कहूं तो योग का अंग्रेजी क्या है? अगर कोई अमेरिका में भी बैठ के किसी भारत के योगी की कथा लिखेगा, या ऐसे किसी व्यक्ति की कथा लिखेगा जो अमेरिका में योग कर रहा है, जो रामदेव बाबा का गिलोय खाता है और शीर्षासन में दिन भर रहता है, और जो है कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर कपालभाति करता है, आप उसकी कहानी लिख रहे हैं, उसका नाम एडम साइमन कुछ भी है, तो आप योग शब्द जब इस्तेमाल कीजिएगा, उसका अंग्रेजी क्या लिखिएगा? आप सीधे योग लिखिएगा। अगर आप चाहिए तो योग का अंग्रेजी भी निकाल, ठीक है। आप कहिएगा श्लोक पढ़ता था, वो वेद की ऋचाएं पढ़ता था, तो ऋचाओं को आप अंग्रेजी क्या करिएगा? आप चाहिए तो कर लीजिएगा, लेकिन आप कहिएगा कि वो तो वेद की ऋचाएं पढ़ता था, एडम्स भारत से आया था, बनारस में गांजा पिया था, और वो बनारस का धुआं अभी तक निकला नहीं था,
वो न्यूयॉर्क आके ऋचाएं पढ़ने लगा। आप कहिएगा ना, तो ऋचाओं का, योग का, इसका कोई अगर अंग्रेजी निकाले, चाइनीज निकाल दे, अपने भाषा में सऊदी अरबिया वाले अपनी भाषा में निकाले, तो उसका अनर्थ हो जाएगा, शब्द हो सकता है हल्का हो जाए, इसका विकल्प नहीं है। उसी तरह से कुछ मुहावरे अंग्रेजी के भी हैं जिनका अगर हम अर्थ निकाले, हिंदीकरण करने लगे, उस मुहावरे का संपूर्ण अर्थ निकल के नहीं आए। तो आपको दुनिया की खूबसूरत भाषाओं के जो खूबसूरत शब्द हैं, जो अनस्वर हैं, जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता, जिनका अर्थ अपने आप में उन्हीं के लिए है, उसका इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन का जो हिंदी है ना, आप निकालिए तो फिर उसमें कोई टर्म्स रहता ही नहीं, लगता है मान जाएंगे, वाह वाह वाह, कोई दिक्कत नहीं। मजेदार। आप निकालिए ना, तो कोई एक मुहावरा बनता है, उस मुहावरे की अपनी एक संपूर्णता होती है, वो दुनिया की किसी भी भाषा में हो सकती है, तो उसको स्वीकार करिए। अंग्रेजी से इसलिए दुश्मनी नहीं कि अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, उर्दू से इसलिए दुश्मनी मत कीजिए कि उर्दू दान लोग भी भारत आए और उन्होंने जो आप कहने लगे कि मध्यकाल उनका रहा। अब ये करके भाषा से घृणा नहीं किया जा सकता, ना ही परहेज। और आज मैं निर्मल वर्मा की किताब लेकर बैठा हूँ, अगर मुझसे कोई ये बहस करेगा, मैं आज हूँ विद्यार्थी के कमरे पर, तो मैं आज एक ही किताब में 300 शब्द अंग्रेजी के निकाल दूंगा। अब प्रेमचंद को भी लेकर बैठा हूँ, जैसे कोई नई वाली हिंदी पर बात करेगा तो मैं बताऊंगा कि हम जो लिख रहे हैं वो एलियन की भाषा नहीं है। आप देखो कि भाई स्त्री की पीड़ा दिखाने के लिए वही शब्द को प्रेमचंद भी इस्तेमाल करते हैं, वही आगे चल के रेणु और काशीनाथ सिंह जी भी कर रहे हैं, हम हमारे आपके जैसे भी लोग कर रहे हैं। भाई साहब, लिखने की कला अलग हो सकती है, शैली अलग हो सकती है, कमजोर हो सकती है, लेकिन शब्दकोश तो आपको अपने परिवेश और देश से मिलता है। हम लोग एलियन थोड़ी कहाँ से लाते हैं शब्द, ऐसा कुछ नहीं। असल में जो हम लोग पे इल्जाम भी लगते हैं ना कि हम लोग अंग्रेजी के शब्द जो डालते हैं या अंग्रेजी के शब्द आपने यूज किए, इसका मतलब जो आदमी ये बात बोलता है मैं समझ जाता हूँ, ना इसने रेणु को पढ़ा है, ना इसने प्रेमचंद को पढ़ा है सही से। अगर पढ़ा होता तो, या ना अज्ञेय को पढ़ा है, क्योंकि अगर पढ़ा होता तो कम से कम ये सवाल कोई हिंदी पढ़ने वाला कर दे कि आप अंग्रेजी शब्द क्यों डाले, ये बात ही गलत है सिरे से, क्योंकि ये शुरू से हो रहा है, इसमें कोई नई चीज थी ही नहीं। स्टाइल आपका नया होता है, आपका अंदाजे बयां हर बार बदल जाता है, वो हम लोग भी कर रहे हैं, वो सभी ने अपने समय में कोशिश की। तो खैर अगले सवाल पे और फिर हम रिलेट भी कर पाते हैं ना, आज के दौर को लेकर हम रिलेट कर पाते हैं। जैसे हम बोलते हैं, हम घर में भी बात करते हैं, कुछ नहीं होता थैंक यू तो बोल ही देते हैं, थैंक यू तो बोलते हैं ना, चाहे कितना भी गांव में भी आदमी थैंक यू तो बोल ही देता है, मतलब तो वो क्या कहेंगे आपके, मतलब अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो? तो ठीक है, तो बात ये भी से शैली आत्मा जी बोल रही है, कैसे आप लोग, तो राहुल जी उन लोगों का जवाब भी दिया कीजिए कि आप ठीक हैं, हम लोग के रहने के बावजूद भी आप ठीक हैं। बहुत सारे जी, बहुत सारे चाहने वाले हैं आप लोगों के, और ये लोग ভালো আছি শৈলী জি, এখানে সবটা ভালো, এখানে হিন্দির জগতের সুপারস্টার দিব্য প্রকাশ সঙ্গে রাহুল সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, सबटा এখানে ভালো আছে। बहुत चाहने वाले लोग जुड़े हुए हैं, आपके कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे हैं फेसबुक के मैसेंजर पे, आपके फेसबुक पे आ रहे हैं। तो रामकृष्ण जी भी आपके बेंगलोर से जुड़े हुए हैं। ये जी उन्होंने कोई एक लेटर सुनाने के बोले, लेटर तो याद नहीं, मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा आपको, तो आप डाल दीजिएगा वाला लेटर, ऐसे तो याद ही नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बताएं। वो जो सवाल था विपुल भाई के, इसकी नींव कैसे पड़ी डार्क हॉर्स की, वो तैयारी करते करते, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। हाँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ करना था तो लगा कि पढ़ाई लिखाई वाला ही काम किया जाए। भाई 7-8 साल 9 साल पढ़ा लिखा है, तो लगा कि चलिए, मुझसे पहले शिव प्रकाश दुबे जो है हिंदी में बेस्ट सेलर हो चुके थे, सत्यव्यास जी हो चुके थे, निखिल सचान जी हो चुके थे। मैंने इन लोगों का पता लगाया, ये लोग कौन है, किस दुनिया से आया है, क्या सच में ये लोग हिंदी में लिखता है। तो भाई मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला भाई तो हमारे ही आसपास के लोग हैं और हिंदी की दुनिया के हैं। मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा है ना, मेरा एक विषय रहा हिंदी, तो मुझे लगा कि भाई इसका मतलब है कि लोग लिख रहे हैं और अच्छा खासा कर रहे हैं, तो मैं भी प्रेरित हुआ, मुझे भी लगा कि चलो तब लेखन भी एक रास्ता है, यहाँ से किया जा सकता है। और इस तरह से मुझे लगा कि लिखना क्या चाहिए, तो मुझे लगा भाई पहली किताब है, तो मेरे तो जीवन अनुभव मेरे लिए प्रमाणिक है, लेकिन पाठक को भी लगना चाहिए कि जो जीवन वो तत्काल भोग रहा हो, शायद वहीं से कहानी निकल के आए, तो मुझे भी थोड़ा सहज रहा लिखना। मेरी पहली कहानी थी, पहली किताब थी, तो डार्क हॉर्स इसलिए मुखर्जी नगर की कहानी बन के निकली, और तो इसमें कुछ खास नहीं था। वो सब 10 साल बाद झूठ बोलूंगा कि मैं स्वप्न दृष्टा की तरह सोचने लगता था एक कहानी कौन थी, और मुझे
लगा मेरे चेहन से एक आवाज आई और मैंने कहा नहीं, यही है मेरी कहानी। और मैं छोले कुलचे के दुकान पर था और छोला फेंक के मैं दौड़ा अपनी कहानी के पीछे, उसको जाके मैंने पीटर इंग्लैंड के सामने पकड़ा। ऐसा 12 साल 15 साल के बाद की सब बात। अभी ऐसे लिखा और लिखा तो फिर चलिए 15 साल बाद, हाँ 15 साल बाद आपकी इस कहानी को सुनने के लिए भी जुड़े रहेंगे। झूठ वाला पीरियड आएगा, आगे लंबा है तो सब देखें। अब हम लोग ज्यादा लंबा खेलेंगे, वो सब और भयंकर सब बात बोलेंगे, अभी तो नहीं। नहीं बिल्कुल 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 पात्रों ने आगे सपने में कहानी सुनाई है मुझे तो। सही है। तो मेरा सवाल, अगला सवाल मेरा देव भाई आपसे है कि वो जो आपकी किताब जो भी हाल ही में आई इब्न बतूती, तो उसका जो कैरेक्टर था, जो लीड कैरेक्टर था उसका, उसके बारे में आप बताइए कि वो कहाँ से, क्योंकि वो बड़ा थोड़ा सा हटके था, मतलब बहुत कम लोग उस तरह लिख पाते हैं। मेरा मानना क्या है कि वो कैरेक्टर अगर कोई लिखने बैठेगा तो कैसे, अगर तो पढ़ने भी बैठेगा तो पढ़ेगा भी तो फिर कैसे रिलेट कर पाएगा उसको। आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया उसको लेके? नहीं तो शालू अवस्थी का कैरेक्टर आप पूछ रहे हैं ना कि कैसे दिमाग में आया ये चीज। तो वैसे दिमाग में क्या, असल बहुत सारी चीजें आप नोट्स बना के रखते रहते हो कि ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन इस बार ख्याल ये था कि जो कि बहुत मेरे पे पहले से इल्जाम लगते रहते कि कॉलेज वालों की बात कहता हूं मैं और वो कुछ उस तरीके का कि एक लव स्टोरी वाले जोन में जाते हैं। तो मुझे लगा कि जब बहुत जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होते हैं घर के, जो बहुत आम बातचीत होती है ना घर में कि बाप बेटे की जो बातचीत है, मुझे लगता है अपने आप में बाप बेटा अगर कोई किसी को गले लगा रहा है, और खास करके जो बड़े मेट्रो शहर को हम हटा दें जहाँ पे यो डैड और पॉप्स होता है, बाकी हम लोग जहां से आते हैं, मतलब मेरे को याद है आज तक मैं गिन के अपने पिताजी को मैंने 4 बार गले नहीं लगाया होगा, उसमें भी 3 बार होली ही होगा, जब गले मिलते हैं सब लोग तब होगा। तो मुझे लगा कि ऐसी साधारण सी चीजें, साधारण सी बातों को जो सभी के मन में होती हैं वैसे पकड़ा जाए। अब वो पकड़ने के लिए कैरेक्टर चाहिए था। कैरेक्टर में फिर शालू अवस्थी का कैरेक्टर, मैं ऐसे कुछ दूसरी कहानी के चक्कर में रिसर्च कर रहा था, तो सरकारी कुछ जो अधिकारी थी महिलाएं, उनसे मिला था। तो जो उनकी एक फ्रस्ट्रेटेड दुनिया होती है जहाँ ऑफिस में भी आपको कोई समझता नहीं है, ऊपर वाले भी आप पे प्रेशर डालते हैं, और खास करके अगर कोई ये जान ले कि ये महिला के पतिदेव नहीं है, तब तो ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया ही लाइन लगा के आपके तरफ खड़ी हुई है। तो मुझे लगा कि ये कहानी को वहां से पकड़ा जाए, और खास करके अगर लखनऊ में कोई बेटा है सोचे कि अब अपनी माँ की हमें के लिए कोई दोस्त ढूंढना है, तो ये अपने आप में बहुत ऐसी बात थी कि शायद बुरी भी लग सकती है या बहुत थोड़ी आगे की बात थी। तो इसलिए शालू अवस्थी के जैसे कैरेक्टर से जब मैं मिला, और मतलब मैंने तो बहुत कम लिख पाया जो मुझे असली में पता था, क्योंकि वो फिर ऐसा लगता है कि इस दुनिया की बात नहीं हो रही, और बहुत थोड़े पार्ट में मैंने ऑफिस की और वो दुनिया पकड़ी। और ये भी था एक तरीका कि जैसे पुनीत शर्मा करके एक दोस्त है लिरिसिस्ट, तो उनकी एक कविता थी जो कि हम अपने माँ और बाप को यंग बच्चे की तरह, कॉलेज की तरीके से नहीं सोचते। तो अप्रोच ये लिया गया कि शालू अवस्थी या माँ को ऐसे देखा जाए कि यार क्या हमारी माताजी कभी जब स्कूल या कॉलेज गई थी, तो कभी क्या वो कॉलेज बंक करके कभी पिक्चर देखने गई होंगी क्या, या कभी उनका कोई ऐसा दोस्त रहा होगा क्या। तो ये सब सवाल ऐसे हैं जो बहुत साधारण है आज की जनरेशन में, लेकिन हम अपने माँ बाप से नहीं कभी जान पाते। या हम ये जैसे कभी कोई घर पे आता है ना, तो हम जानना चाहते हैं ना कि हमारे पापा स्कूल में कैसे थे, हमें तो पढ़ने को बोलते, पढ़ने में तेज थे कि नहीं थे, है ना, या हमारी माता जी हमें इतना बोलती रहती हैं ये लोग कैसे थे। तो वो इस क्यूरियोसिटी से वो कैरेक्टर बना, और उसी का जवाब मैं खुद ढूंढता गया और वो आता गया। बाकी 15 साल बाद मैं भी यही बोलूंगा कि तो ऊपर से एक दिन ऐसे ही स्वप्न में जब मैं आसमान में विचर रहा था, तो एक ये उड़ता हुआ ख्याल मेरे कान से होके गुजरा, और मुझे लगा कि मुझे बहुत बड़ा काम करना है, जमाने को आगे बढ़ाना है। तो जमाने को आगे कैसे बढ़ाऊं, तो मुझे लगा कि भाई ये किताब लिखनी चाहिए, तो मैंने किताब लिख दी। ये 15 साल बाद बोल सकते हैं हम, इससे भी ज्यादा बड़ा कुछ बोल सकते हैं, अभी तो यही बड़ा लग रहा है। चलिए फिर सवाल भी कुछ अलग ढंग से होगा, इसका मतलब फिर वो रूहानी सवाल होगा वो। नहीं बिल्कुल जी। तो मेरा अगला मेरा सवाल ये है नीलोत्पल भाई, आपसे मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आज लोग ये कहते हैं कि हिंदी का एक वो दौर था जब बड़े बड़े लेखक हुआ करते थे, जितना भी पुराने लोगों की किताबें हैं, आज के जो नए लेखक हैं, जो आज की बैठ के लेखक हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि एक जमाने में हिंदी अच्छी थी, आज नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो अभी जमाना वो वाला अभी गया है, ये वाला भी आया है। 20-30 साल बाद पता चलेगा कि आज का भी किसी व्यक्ति को आप कहने लगे कि वो अमर थे, उन्होंने गजब लिखा था। आप तब के बच्चों को डराने के लिए, तब के लिखने वालों को हड़काने के लिए, हो सकता है कि आप हम लोग का भी नाम ले लीजिएगा, बड़ा गजब लिखता था, जबकि आपके दांत टूटे रहेंगे, जुतियां लटकी रहेगी, आप अभी आलोचना कर ली, उस वक्त आप हो सकता है 20 साल बाद क्या है ना। तो मुझे लगता है कि
कौन महान था, किसने, उस जमाना ऐसा था, तब का बासमती चावल ऐसा था, अब तो सुगंध नहीं है, तब का घी बनता था तो 3 गांव महकता था, अब नहीं है। ये सब जो है तुलनात्मक अध्ययन जो है ना, ये मुझे लगता है कि इससे कुछ उर्वर निष्कर्ष नहीं निकल के आता है। नहीं अभी हमें तो लिखने का दौर, अभी हम पहले 20 साल लिखेंगे, तब जाके ना मूल्यांकन होगा कि कौन सा दौर, किन दौर, किसके नाम से किसको जाना जाएगा, किस दौर में। आप प्रेमचंद को उनके दौर में जाके देखिए तो लोग कहते थे का मास्टर हो गई कहानी पूरा, मर्दे और का नया लिखला, गबन घोटाला, नमक के दरोगा, चीनी के सिपाही, यही सब लिखला। उनको भी उनके मित्र ऐसे ही कहा करते होंगे, और ये भी कहा करते होंगे तुम्हारी ये नहीं चलेगी, तुम यार चंद्रकांता जैसा कुछ क्यों नहीं लिखते हो प्रेमचंद भाई, तुम क्या ये नया लिखना शुरू कर दियो, किसानी, फसेरी, धनिया और झूरी, ये सब नहीं चलेगा, मार्केट इसका नहीं है, मार्केट है चंद्रकांता संतति का, कुछ जासूसी लिखो। एक किसान के पेट में एक मणि मिल गया, वो नाग बन जाता था रात को, ऐसा कुछ लिखो। तो प्रेमचंद ने क्या कहा, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा यथार्थ, मैं लिखूंगा समाज का वो आईना दिखाऊंगा। तो वहां पर प्रेमचंद ने नई धारा क्रिएट, नई वाली हिंदी शुरू कर दी, नई सोच ला दी। तो उस वक्त उनको भी लगा होगा, मोहल्ले बनारस में लोग उनको चिढ़ाते एग्जैक्टली, तब वो नहीं थे। हाँ। इसलिए आप हमारा मूल्यांकन प्रेमचंद से करने लगेंगे, वो महान थे, आप लोग कुछ नहीं है। मरने दीजिए हम लोग को भी। आज हम लोग मर जाए तो 50 लोग तो आज भी महान कह देंगे। दो तरह से आप महान हो सकते हैं, या तो आप 20 साल लिखिए, 20 साल के बाद आपको माना जाएगा कि आपने कुछ अच्छा लिखा कि नहीं लिखा, मूल्यांकन होगा। या आप अभी तुरंत खत्म हो जाए सहानुभूति में, आप इस 2.5-3 दिन तो कोई भी महान रह सकता है, 3-4 दिन तो कोई भी रह सकता है। तो अभी ये जरूरत ही नहीं है ये सब अभी सोचने की। अब 20 साल दीजिए, अभी 5-7 देखिए, अभी राहुल जी, अभी हम लोग बीकी भाई भी इस बात वही मैं कह रहा हूँ, इस बात से वो वास्ता की हमें बोला जा रहा था कि इन लोगों की किताब 1 टाइम रीडिंग है और साल भर के बाद इन लोगों को कौन याद रखेगा, कहा जा रहा था। एक किताब आई, कहा कि एक किताब को एक बार पढ़ने के बाद कौन याद रखेगा। आप आज के जो मानक है कि अमेज़न की बिक्री या फ्लिपकार्ट की बिक्री, या आज का जो मानक है सोशल मीडिया पे टिप्पणी, तो आप देखिए हमारी किताब 5 साल से जिंदा है, जस्ट की टफ है, वो हमेशा 1000 के अंदर रहती है, टॉप में कभी जाती है, कभी टॉप 100 में जाती है। लिखी गई कब है, 5 साल पहले। पाठक आज भी तस्वीरें लगा रहे हैं, यानी उसको अपना आयु मिल गया है। तो आप देखिए हमारे बारे में क्या कहा गया, इनको कौन पढ़ेगा, एक बार पढ़ेगा हो गया खत्म। लेकिन हमारी किताबें 5 साल से पढ़ी जा रही, अभी भी उतनी ही जीवंतता के साथ है जिंदा। तो मुझे लगता है वक्त दीजिए, अभी हम लोग को प्रोत्साहित करिए कि लिखें, पढ़िए, उसमें से समालोचना करिए, आलोचना करिए, हिम्मत दीजिए। अभी ये तुलना करने का वक्त नहीं है। 40 साल की आई व्यक्ति ने, उससे तुलना कर रहे हैं आप 4 साल वालों की। अभी थम के इतनी हड़बड़ी क्या है, अभी लिखें, अभी लिखने दीजिए। 10-15 साल बाद फिर अगर रहा ये सब फेसबुक वगैरह, तो यहाँ बातचीत होगा। नहीं, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल अपग्रेड होके आएगा ये तो फिर। जी, तो एक सवाल ये है, जब आप लोगों से बात करता हूँ, चाहे दिव्य भाई आप हैं या फिर आप है, चाहे दोनों से मैं बात कर रहा हूँ, इतना डाउन टू अर्थ, एकदम बढ़िया, एकदम ललन टॉप टाइप आप बात कर रहे हो। मैं जानना चाहता हूँ कि एक राइटर जो है, क्या स्टारडम का भूत आता है उसके ऊपर क्या? एकदम यही स्टाइल रहता है एकदम। नहीं, जब भी हम लोग थोड़ा उछलते हैं, फिर याद आ जाता है ना कि हिंदी में ही तो लिख रहे हैं। तो नहीं, लेकिन जैसे स्टारडम एज सच, जैसे ना राइटर के लिए तो स्टारडम कोई एज सच वो हो नहीं सकता ना। जैसे हम लोग के लिए तो यही बड़ी बात है कि कहीं जाते हैं 4 लोग, मतलब ये भी बोनस ही लगता है कि अच्छा तो लगता ही है ना कि आपको 4 लोग पहचानते हैं, और आपको इसलिए नहीं जानते कि अरे वो इसने MBA किया था, ये तैयारी कर रहे थे, या बीटेक किए थे, या यहाँ पे इनका पैकेज इतना है। वो आपको इसलिए जानते हैं क्योंकि उसने आपकी 150 रुपए की किताब पढ़ी है और उसमें कोई चीज उसको ऐसी छुई है जो उसको लगा कि हाँ यार, उसका कोई सच हमने लिख दिया है ना, इस बात से तो वो अच्छा लगता है। लेकिन स्टारडम एज सच, मतलब, और अभी स्टारडम तो मतलब अभी शुरुआती है, अभी एज सच तो अभी बहुत दूर जाना है। अभी तो 15 साल बाद हम लोग कहाँ होंगे, नीलोत्पल आसमान में कहीं ऊपर। हम लोग नीलोत्पल ज्यादा बेहतर बताएंगे, मेरे मतलब नीलोत्पल का गाँव में लोग जानते हैं, और कस्में खाने लगते हैं नीलोत्पल के नाम की। क्या बात है। अरे रे महाराज, देखिए, नहीं इसमें हम ना वो शब्द गलत ले रहे हैं, इस कारण से थोड़ा सा ये गफलत हो रहा है। तो जिसको स्टारडम असल में कहते हैं, वो स्टारडम वगैरह नहीं। हम किस दुनिया की कहानी लिखते हैं,
वो जुड़ाव है, ठीक है ना। हम जहां से कहानियां कुरेदते हैं उस परत को कैसे भूल जाएंगे। जिस दीवार पर हाथ रख के हमें कहानियों का रंग मिलता है वो दीवार कैसे भूल जाएंगे, उससे एक जुड़ाव है। तो पाठकों का अपना स्नेह है, उनका हमसे जुड़ाव है। वो चाहे तो हमें पढ़ के पुड़िया बना के और रख दे ताकि पर, चाहे अच्छा लिखा चाहे बुरा लिखा, है ना, लेकिन वो उनका जुड़ाव है। तो आज का पाठक जो है ना वो प्यार देने में कंजूसी नहीं कर रहा है, ये स्टारडम वगैरह कुछ नहीं, ये पाठकों से जुड़ा। दूसरा है कि अगर हम इसको, वही है कि अगर इसको हम ये सेलिब्रेट करने लगेंगे और इसको हम गंभीरता से इस बात को ले लेंगे कि स्टारडम है, तो हम अपनी कहानियों से दूर हो जाएंगे और फिर नष्ट होने में, तारे की भी मृत्यु की भी एक समान सीमा होती है, वो भी एक दिन लाख साल दानों में बदल जाता है, जाता है। तो ये वाला स्टार कितना दिन चलेगा जब वो स्टार। मैं एक बात मैं राहुल इसमें जोड़ना चाहता हूँ नीलोत्पल की बात में। जैसे हम लोग मुझे बहुत सारे लोग जो किताब पढ़ते हैं या बताते हैं, तो मैं ये देखता हूँ सभी को, हम सारे लोग जितने भी, चाहे सत्य हो, निखिल हो, आशीष हो, सभी को, हम लोगों को रोज कम से कम 5, 10, 50 मैसेज ऐसा आता है, वो किताब से रिलेटेड नहीं होता है। कोई अपने करियर में परेशान है, किसी को कुछ कहना है कि भैया हम अपने मम्मी से कैसे बोले, पापा से हम ये बात कैसे बोले। आज कई लोग हमें बोलते हैं भैया हम प्रपोज कैसे करें, आपने कैसे किया था। तो हम लोग समझ रहे हो, हम लोग की मतलब केवल उस राइटिंग के बियॉन्ड हम लोग को आदमी ऐसे देख रहा है कि कोई रिलायबल हमारा कोई कजिन है या हमारा कोई बड़ा भाई है। और हमें वैसे भी बहुत लोग हैं, हम लोग के लिए बहुत बड़ी कमाई है कि आप एक तरीके से एक बहुत बड़ा परिवार आपको ये मानता है कि हम उस सैकड़ों मैसेज के बीच में से भी आपसे कुछ पूछ सकते हैं, और आप कोशिश करके, मतलब कोशिश यही करते हैं कि सबको जवाब दिया जाए, या जब भी मिलते हैं तो वो जवाब जाए। तो ये बहुत बड़ी कमाई है। ये मतलब मुझे लगता है कई सालों बाद ऐसा दोबारा हिंदी में हुआ कि जहां पे लेखक और जो उसको पढ़ रहा है उसके बीच में ना कोई गेट नहीं है वैसा, सीधे वो जो बोल रहा है। जैसे ऐसे भी मैसेज आएंगे ना कि भैया 50 पेज पढ़ लिया हूँ, बहुत मजा आ रहा है ना, 100 पेज हो गया है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है, ये क्यों आप इसको यहाँ पे मार दिए भैया, बहुत खराब लग रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ये कनेक्ट जो था, ये हम लोग की असली कमाई है इस पूरे उसमें। मतलब उसको स्टारडम सही शब्द नहीं है उसके लिए, लेकिन एक जो रिलायबिलिटी है, जैसे तो वो शब्द गलत है, वो एक लगाव है, जुड़ाव। तो जैसे तो वही प्रोफेसर राहुल का प्रयोग, आप हमसे जो पिछली पीढ़ी है वो इसी सोशल मीडिया का प्रयोग, जिसको क्या कॉफी हाउस में नहीं गाली दे सकी थी उसको फेसबुक पर दे रही है, जिसको कभी वो प्रेस क्लब में नहीं कुछ बोल सके थे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पर निकालने में। तो हम ये सब नहीं कर रहे हैं ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो खराब लिखता है, कि वो ऐसा लिखता है, या वो उसने मुझे बुरा कहा। हम सोचते हैं कि हमारा पाठकों से, हमारे दोस्तों से, हमारे शुभचिंतकों से जुड़ाव कितना गहरा हो। हमारे लिए ये मीडियम वही वहां पे महत्व रखता है। तो उनका स्नेह है, उनका बड़प्पन है, ये बड़ी बात है पाठकों की। जी, अच्छा, एक सवाल यहाँ पर मेरे ध्यान में ये भी है कि एक बात आप ये बताइए कि जो नए राइटर हैं, जो आज जिनकी अभी तक कोई किताब नहीं आई है, वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं या वो पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना मुश्किल होता है उनको अप्रोच कर पाना है पब्लिशर को, और वो अगर कितना मुश्किल होता है, और आपको कितना मुश्किल हुआ दोनों लोगों के लिए? मुश्किल वाले से पूछ रहे हैं, हम तो मुश्किल वाले हैं। डीपी बाबा को तो मुश्किल नहीं हुआ था। ये तो बताओ नीलोत्पल, तुम्हारी कहानी बड़ी अच्छी है किताब छपने की। अपना अनुभव शेयर करना चाहिए ना। नहीं, वो है, वो हर व्यक्ति, हम लोग क्योंकि बाहरी दुनिया से माने जाते हैं हिंदी के, क्योंकि हमारा कोई मठ नहीं था जहाँ पे हमने किसी के नाम का जनेऊ नहीं पहना था, तो ना ही किसी के नाम का तिलक लगाया था। तो हमें लग रहा था कि भाई हम लोग मठ के लोग नहीं है, जहाँ आना जाना है टोकरी में साहित्य का फल लेके चखना और लोगों को सर्व करना, है ना। अज्ञे और मुक्ति बोध जो है मुँह पर रहता था, बीड़ी पर मुक्ति बोध लेके पीना मंडी हाउस वगैरह में, ये सब दुनिया में नहीं था। हम लोग इस दुनिया से नहीं थे। तो हम लोग तो जानते थे कि भाई किताबें एक साहित्य हैं, और लिखेंगे तो एक प्रकाशन होगा, वो छापेगा, तो जाके हम बतौर लेखक हमारा एंट्री हो जाएगा, प्रवेश हमारा हो जाएगा। तो यही सोच के लिखा किताब। तो मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं जहां भी जाता था, मुझे लोग एक क्या करते हो, तो मैंने कहा कि यूपीएससी की तैयारी। तो बड़ा ही शुभचिंतक बन के मेरे कंधे पे हाथ रखते थे प्रकाशक, तो बेटा मेहनत करो, कुछ कर लोगे तो फिर लिखते रहना, है ना, पको अभी पको। तो मुझे लगता था मैं पकूंगा तो चूस लिया जाऊंगा, मैं कच्चा में ही ठीक हूँ, थोड़ा खट्टा लगूंगा, खचरस लगूंगा, तो लोग परहेज करेंगे चूसने से, है ना, काटने से। तो सवाल ये है कि आप समझिए कि मैं कह रहा हूँ कि मैं लिखूंगा तो मुझे क्या मिलता है फीडबैक, कि जाओ आईएएस बनो, जीवन वहां ज्यादा सुरक्षित, कुछ बन जाओ तब लिखना।
आप समझिए कि हमारी जमात खुद लेखन के प्रति कितनी गंभीर है। आप ये मत समझिए कि वो नीलोत्पल के वो इस कैरियर को देखते हैं एक असुरक्षित कैरियर के रूप में। या हाय रे बेचारा एक लड़का, नया लड़का लेखक बनने आ गया, क्या फायदा, बर्बाद हो जाएगा, चलो एक अच्छा काम कर देते हैं। आज शनिवार है, आज एक आदमी का पुण्य का काम कर देते हैं, एक आदमी को बचा लेते हैं लेखक बनने से, भले प्रकाशक। तो ये वाला भाव था, है ना, हिंदी की दुनिया में। तो यहाँ पर कितनी चुनौतियां थी। फिर आप, लेकिन तो वहीं पर 10-20-22 लोगों ने रिजेक्ट किया कि आप पढ़ा ही नहीं, और समझाया बुझाया हमको कि बाबू बर्बाद हो जाओगे, जाके पढ़ो लिखो, बीपीएससी का फॉर्म भरे हो, अच्छा उत्तर प्रदेश भी भरते हो, हर जगह भरते हो, भरे हुए लगते हो, हाँ कुछ और भी भरो, यही सब होता था। तो इसी बीच में भाई मैंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी कि मैं जो है कि अपनी किताब खुद से छापूंगा। और मैंने मुखर्जी नगर बत्रा में एक प्रिंटर को जाके काशी एक किताब ली। मुझे अंदाजा मैंने लगाया नाप उठ के कि इतना मोटा किताब बन सकता है मेरा। A4 साइज का 100 पेज लिखा था मैंने डार्क हॉर्स में। तो मैंने कहा भाई इस किताब को इसी तरह का बनाना है, इसी तरह का पेज, कितना दाम लगेगा बताओ जल्दी। तो उसने मुझे कहा कि 30 से 35 रुपया आएगा, 35 से 40 रुपया, इसी तरह का एकदम आ जाएगा। हम कहते तो 3 दिन में लेखक बनाओ, कब आ जाए बताओ, डिलीवरी कर देंगे। तो कहा कि 4 दिन में बन जाएंगे लेखक, आप आधा पैसा दे दीजिए। हम क्या आधा तो नहीं देंगे, हम कुछ पैसा दे देते हैं, और फिर जिस दिन लेखक बनेंगे डेट बता देना, आके ले जाएंगे कार्टून में किताब। कहा कि ठीक है। और मैं बहुत खुश होकर फिर आया और फेसबुक पर मैंने डाला बत्रा से ही कि अब मैं लेखक लगभग बन चुका हूँ, मेरी किताब आने वाली है और मैं उसको छपने के साथ ही भेजूंगा अपने दोस्तों के साथ। इसी बीच एक मेरे जैसा ही एक लड़का फेसबुक पर, उसने कहा कि भाई मुझे किताब भेजिए। मैंने कहा आप कौन? वो कहा कि मैं पब्लिशर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा यार मैं लेखक बनना चाहता हूँ, सही है। फिर हम लोग दोनों मिले और ISBN नंबर लिया साथ में ही, और फिर वो किताब उस तरह से आई। और बाद में फिर तो हिंदी से जुड़ना हुआ। शैलेश जी से पुरानी जान पहचान थी, पुस्तक मेला में हम लोग DP भाई वगैरह, आशीष जी वगैरह मिलते थे, तो बातचीत होती रहती थी। बस यही था कि हम छपे नहीं थे एक साथ, आशीष जी हो या DP भाई, निखिल जी ये हिंदी से थे। और तो उसके बाद फिर जब हमारा जो प्रकाशन था वो उनकी कुछ अपनी मजबूरियां रही होंगी या अपनी प्राथमिकता रही होंगी, वो फिर प्रकाशन की दुनिया से अलग हट गए। तो फिर मेरी किताब शैलेश जी ने कहा कि भाई हम इसको छापेंगे, और आज साथ चल रहा है, आराम से हम लोग हैं और मजे में हैं, लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे नए लेखकों के लिए ना अब ये समस्या नहीं रह गई है कि छपे कहाँ से, सच है ना। समस्या क्या है ना, नए लेखक जो आना चाहते हैं वो देखते हैं नीलोत्पल को या सत्य को या XYZ, और उनको लगता है यार कभी चेतन भगत को देख लेंगे या दुर्जय दत्ता को देख लेंगे, उनको लगेगा नहीं अब हमें राइटर होना है। तो इससे पहले जैसे क्या होता है ना कि कई बार मैं देखता हूँ जो नए लेखकों में 90% लोगों की समस्या ये कि जब आप पहली बार क से कबूतर लिखते हो ना, तो आपको लगता है आपने दुनिया में पहली बार क से कबूतर को देखा है, इससे पहले क से कबूतर तो होता ही नहीं था, आपने ढूंढ लिया कोई नई चीज। फिर वो कहेंगे, उनको कुछ नहीं पता कौन किताब छापता है, क्या होता है। और जबकि किताब के लिए पब्लिशर ढूंढना अब इतना आसान है, अब अमेजोन पे हजारों किताबें, हजारों सैकड़ों, कम से कम 50 पब्लिशर तो अमेजोन पे आदमी ढूंढ सकता है। किसी 8th के लड़के को मैं बैठा दूं तो फिर भी आप वो नहीं मेहनत करते, जो लेगवर्क जिसको बोलते हैं ना कि आप एक बार मेहनत करो उस पे, वो नहीं करते। फिर एकदम से एक वो जैसे ना कि वो ऐसे है ना, जैसे वो जो नीलोत्पल ने बात बोली कि हाँ बाकी बीटेक MBA ग्रेजुएशन और PhD तो चल रहा है, लेकिन यार लाओ साथ में ना जैसे टपरी पे चाय पियाते हैं, किताब भी एक हो ही जाएगी हमारी, तो हमारा भी एक एडिशनल वो ड्राइंग रूम में सजाने के लिए भी हो जाएगा, सबको देने के लिए भी हो जाएगा। और सबसे सस्ता है ना, देखो 30 रुपए में अगर किताब छपती है, 100 भी किताब आदमी छपवा ले तो मतलब 3000 रुपए में अगर आप इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं समाज में, तो इससे सस्ता क्या होगा अगर इस तरीके का। तो वो शादी ब्याह में 2 रसगुल्ला ज्यादा मिलेगा कि अरे सर आप मिलेगा किताब। उसमें भी अगर कुछ आप गंभीर किताब लिख ले रहे हैं तब तो फिर मतलब ऐसा है कि आपको तुरंत वहीं पे कब्र बना के 100 साल तक उसी समय याद कर दिया जाएगा। तो लेकिन जो ये काम है ना, जैसे आपको ये बेसिक काम है, ये करके आप अपने हिसाब से देखिए कौन सा पब्लिशर आपसे मैच करता है, और आपके हर तरीके की राइटिंग के लिए पब्लिशर है, चाहे वो सेल्फ पब्लिश कर रहे हो चाहे वो छाप रहे हो, लेकिन आप ये सब कर लेते हो। जैसे ये समस्या ज्यादा है कि अब कि हम हैं और हर किसी को लगता है कि हम जैसे ही करेंगे ना, हमारी वाली कहानी के लिए सबको इंतजार कर रहा है, और हमने तो क से कबूतर ऐसा लिख दिया है कि बस अब दुनिया बदल जाएगी। तो वो थोड़ा रियलिस्टिक होने की जरूरत है। मैं ये डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन आपको इस अप्रोच के साथ रियलिस्टिक, जैसे किताब के मार्केटिंग का आप जब सोचते हैं तो किताब आने के बाद मैसेज करेंगे सर मेरी किताब आ गई, मैं मार्केटिंग कैसे करूँ, ये तो काम सब पहले वाले है ना। एग्जाम की डेट आने पे
वाला बिल्कुल। तरीका नहीं है ना कि अब सर अब अगले हफ्ते आईएएस का यूपीएससी का पेपर है तो अब मैं तैयारी कैसे करूँ, ये तो आप नहीं करते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अप्लाई करना चाहिए। तो यही सब चीजें ये नए कितना और फर्क काफी पड़ता है कि एक नया नया पब्लिशर है, एक नया पब्लिशर छापता है आपकी किताब को, और एक नया, या फिर एक कोई ऑलरेडी स्टेब्लिश है, जैसे हिंदी युग में है, जितने भी बड़े पब्लिशर हैं वो छापते हैं, तो नहीं तो कितना मैं बस एक ही बात फर्क तो बोलूंगा कि पड़ता जैसे हिंदी में भी तो 6 साल 7 साल पहले नया ही था ना, तो उसको जितना है। समय लगा वो बनने में, वो किसी भी नए पब्लिशर की वही जर्नी होगी। ऐसा बहुत मुश्किल होगा कि आप पहली किताब कोई पब्लिशर छापे और एकदम से हर जगह वो छा जाए। ये बहुत ना टेस्ट मैच की तरीके से है। अब आज टेस्ट मैच की हालत देखी होगी आपने। तो जब वो टेस्ट मैच की तरीके से जो है ना कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होता है। तो नए वाले पब्लिशर के लिए भी देखो अमेज़न ने ना वो चीज़ डेमोक्रेटाइज़ कर दी। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ऑफ़िस कितना पुराना है और कितना बड़ा है और कितनी डेप्थ है आपके उसमें, मतलब किताबों की कितने उसमें। और बात ये है कि और आप एक बात है। हाँ। हाँ, 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 बोलें। आप बोलिए बाबा, बोलिए बस बोलिए वही बोलिए। बोल रहा था कि अब उससे वो फर्क होना बंद हो गया एक तरीके का, जो पूरा का पूरा है ना अप्रोच, कि अब आप कोई भी, मतलब एक की तरह से नीलोत्पल के जो पहले पब्लिशर थे, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ गया नीलोत्पल की जर्नी पे ओवरऑल। भाई बाद में फिर दूसरे मिल ही गए तुरंत के तुरंत, वो तो कोई ऐसी थी नहीं, वो तो उनको इनका फैसला थोड़ी ना था कि वो पब्लिशर ना रहे उसमें। तो मैं कह रहा हूँ वो बहुत हाँ, फर्क नहीं है, लेकिन ये कि आप सही मैं वही पब्लिशर कह चूज रहा करें, था। क्योंकि पब्लिशर ना एक तरीके से शादी की तरह है आपका, कि आप सही पार्टनरशिप चूज करें जिसके साथ आपको बैटिंग करनी है। वो ये ना हो कि बहुत मैकेनिकल हो आपका रिश्ता। बस इसी बात का ध्यान रखें। बाकी और एक बताया नहीं बात और लोकल है क्या राहुल कहते जी, मैं ये कह रहा चाहता कि एक तो ये है कि जो लोग छपना चाहते हैं, ये बात जो है ना, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अपने से मेहनत करना होगा। ये सवाल आपको, जब आप नए हैं तो ये सवाल अपने आप से पूछिए कि आप क्यों लिखना चाहते हैं। अच्छा, लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आप किताब क्यों छपवाना चाहते हैं, ये बहुत गहन सवाल है और बहुत जरूरी सवाल है। बिल्कुल। आप मेरा यकीन मानिए, अगर आप किताब केवल इसलिए छपवाना चाहते हैं क्योंकि आपके अंदर साहित्य है, तो आप मत छपवाइए, वो किताब नहीं चलेगी। आप चाहे कितना भी बड़ा इंटेलिजेंस है, कितनी भी प्रतिभा पे भरी हुई है, आप कतई इस बात के लिए मत छपवाइए किताब, क्योंकि आप में साहित्य इतना भरा हुआ है कि आप मोहल्ला में निकलते हैं तो लोग झाड़ू पीछे लेके चलता है, ए मंटू थोड़ा साहित्य दे दो बाबू, हम अपने बच्चा को देंगे। तो आप बाल से झाड़ते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप डेंड्रफ में साहित्य मिला के झाड़ देते हैं। आप मत लिखिए, आप किताब मत छपाइए, आप विवेकानंद हो जाइए, आप राजा राम मोहन राय हो जाइए। आपको मोहल्ला में लोग आपकी संगमरमर की मूर्ति लगाते हैं, बहुत टैलेंटेड है, किताब मत छपाइए, क्योंकि किताब केवल उस व्यक्ति की चलेगी जो किताब लेखन को पेशा बनाएगा, जिसमें ये रुचि होगी कि हम बतौर लेखक कैरियर बना रहे हैं। तब आप कोशिश कीजिए, चाहे आप में प्रतिभा कम भी हो या ठीक ठाक हो, तो ही आप किताब छपाने की दुनिया में आएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि हम इसको बाय प्रोडक्ट के रूप में लें, कि हम नौकरी कर रहे हैं तो एक किताब छप जाएगी, थोड़ा प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगा, तो मुझे लगता है कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, लेकिन आप किताब पाठक तक पहुंचा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी रुचि नहीं, आपके पास समय भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल और रुचि बिल्कुल। भी आपकी डाइवर्ट हो जाएगी भाई साहब। आप ये बेकार। आप प्रतिभाशाली हैं तो आप पत्र लिखिए ना, आप बहुत प्रतिभाशाली है, फेसबुक रंगते रहिए टाइम निकाल के। एक प्रकाशक आप पर पैसा लगाए, आप पर पूंजी लगाए, और उसके बाद वो बिजनेस आपका इस मॉडल। बात का इंतजार करे कि तब आपका लेखक वाला जो हार्मोन है फिर सक्रिय हो जाए और आप पुस्तक मेला में दिख जाए, या आप एक दिन इसके लिए कुछ पोस्ट लगा दें, या एक दो गोष्ठियों में शामिल हो जाएं, या 2-4-10 दिन आप चर्चा में थोड़ा भाग ले लें, क्योंकि कोरोना है। ओ माय गॉड कोरोना, तुम आ गए, तूने मुझे लेखक बना दिया, आओ कितना हाउ क्यूट ना, हाउ क्यूट ना। तो आप इस तरह से मत बनिए लेखक। बहुत लोगों को ऐसा एहसास हुआ होगा कि कोरोना के टाइम में मुझे एहसास हुआ, जब मैं घर बैठा, अरे मेरे अंदर तो लेखक भी है, हाँ मेरे अंदर कसाई था, छोटा था, मेरे सही अंदर है। लेखक भी है, मैंने किया। भाई साहब मत बनिए लेखक। उसमें यही सब फिर चर्चा होगा, 2000 किताब बिक जाएगा, 10,000 किताब बिक जाएगा, फिर बेस्ट सेलर का भाव कूद जाइएगा, और फिर वही चिद्दी चिरकुट वाला गप हो जाएगा, मेरी 10,000 बिक गई, मैं बेस्ट सेलर हूँ। बुलाओ नीलोत्पल बरनाल को, बुलाओ दिव्य प्रकाश को, कहाँ गया सत्यव्यास, कितनी किताब बिकती है बताओ, देखो बेस्ट सेलर इसे कहते हैं। ये सब कहाँ है, ये सब फालतू का झंझट है। हमारी कितनी किताब बिकेगी राहुल जी, ये चिंता हमें इसलिए है क्योंकि हम केवल लिखते हैं। दिव्य प्रकाश दुबे के सही है, बारे में सही है। आपको मैं बता, इन्होंने नौकरी छोड़ दी है कि आप केवल लेखन कर रहे हैं। इसलिए अगर डीपी सही है। अगर एक रात भी झपकी मार के उठेंगे ना, तो उनके दिमाग में या तो कहानी रहेगी
या कहानी पाठक तक कैसे पहुंचे ये रहेगा, क्योंकि ये इनकी वृत्ति है, पेशा है, पेशा के प्रति ईमानदारी भी होती है, उसमें रुचि होती है, उसमें प्रतिभा झोंकते हैं अपनी। तो इसलिए जब आप ये पूछते हैं, अगर कोई नया व्यक्ति, कौन नया व्यक्ति, देश में कितने लोग हैं जो जीवन यापन करना चाहते हैं, नया व्यक्ति है, बिल्कुल, अगर नया व्यक्ति है तो पहले कमा ले, अपना जो नौकरी कर रहा है करे, खाए पिए मौज मस्ती करे, जब बाल बच्चा से उगता जाए, पत्नी से उगता जाए, तब वो मेज और टेबल खरीद के लिखते रहे काली रचना। लेकिन यहाँ जो है, इस उम्र में केवल फेसबुक पर लाइक लेने के लिए लेखक मत बनिए, नुकसान हो जाएगा, कसम खा के बोलते हैं, बहुत नुकसान हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। सही बात है, बिल्कुल। बढ़िया, फिर मेरे ख्याल में मेरे को भी निकलना है, तो हम लोग जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, बिल्कुल हमारा वक्त हो चला है, और मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया देव भाई आपका, कि आप जल्दी में थे फिर भी आपने हमें वक्त दिया, और दिलोत्तम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप दोनों लोगों से थैंक यू सो मच कि आप आए, आपने हमें अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच। जी, बहुत धन्यवाद।